आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बीनू भैया। बीनू भैया की हर घर में पाए जाते हैं। हर घर में एक बड़े बुजुर्ग होते हैं जो छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, घर में रहते हैं। बच्चे जब ऑफिस चले जाते हैं, उनके बच्चे मतलब बीनू भैया टाइप के लोगों के जब बच्चे ऑफिस में चले जाते हैं तो बीनू भैया घर में अकेले रहते हैं। बच्चों के साथ बच्चों के देखभाल और अपने बच्चे उनसे प्यार करना, ये सब चीज़ें पर बीनू भैया टाइप के लोगों के साथ चलती रहती है। घर के बुजुर्ग अपनी बुजुर्गियत के साथ बच्चों के साथ खेलना कूदना ये सब करते हैं बच्चों के साथ। उसी तरह ये हमारे बीनू भैया भी हैं। बीनू भैया कहानी का नाम भी है बीनू भैया। बीनू भैया की गजभर की जबान काबू में नहीं रहती थी। उनके कान हमेशा चौकन्ने रहते थे, ख़ास तौर पे तब जब कोई किसी स्वादिष्ट व्यंजन की बात भी उनके सामने कर दे। पर वे क्या करें या कोई क्या करे, डॉक्टर लोगों ने सब स्वादिष्ट चीज़ें उन्हें खाने से मना कर रखी थीं। मिठाइयाँ उन्हें मना थीं क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है। नमकीन चीज़ें वे खा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। आर्थराइटिस और गठिया की वजह से उन्हें दही और खट्टी चीज़ें भी खाने को मना है। वे रिटायरमेंट से पहले भी मिठाई और नमकीन मना वैसे तो रिटायरमेंट के पहले से भी मिठाई और नमकीन मना थी। उस समय की बात ही अलग है जब उस समय मना होते हुए भी थोड़ा बहुत तो खा लेते थे उस वक्त। और दूसरी लेकिन एक बात और थी कि उस वक्त ही नहीं था कि कुछ खा सकें। मीठा नमकीन कुछ की तरफ देख सकें। अब जब समय है तो भी डॉक्टर ने सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। सब जायकेदार चीज़ें खाने से मना कर दिया है। यहाँ एक बात और कहना अनुचित ना होगा, डॉक्टरों ने उन्हें परहेज बताया है, लेकिन खाने पीने का प्रतिबंध उससे ज़्यादा बच्चों ने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि परहेज करिए, लेकिन बच्चों ने उनकी अच्छे स्वास्थ्य रखने की वजह से ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर बच्चे भी क्या करें। बीनू भैया जिस दिन बदपरहेजी कर लेते हैं उसी दिन से उनकी वॉशरूम की दौड़ बढ़ जाती है। उसके बाद वो निढाल होकर बिस्तर पर भी पड़ जाते हैं। बीनू भैया का 6 लोगों का सुखी परिवार है। सब घर में हंस बोल करके आराम से रहते हैं। परंतु जब बीनू भैया बीमार पड़ जाते हैं तो घर में एक तरह से आपातकाल लागू हो जाता है। ऑफिस जाने वालों की हालत खराब हो जाती है। बारी बारी से किसी न किसी को छुट्टी लेना होता है। लेकिन जब बीनू भैया ठीक रहते हैं तब घर में खुशहाली रहती है। घर का रूटीन सुचारू रूप से चलता है। इस खुशी को बनाए रखने के लिए बीनू भैया को कड़ा परहेज करना पड़ता है। उनकी मिठाई खटाई बंद, नमकीन बंद, यहाँ तक कि उनका बीमार होना भी बंद हो जाता है। मानो बीमार होना न हो, वो एक लग्जरी हो। बीनू भैया, जिनका असली नाम विनोद कुमार है, वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं। मेरे अन्य 3 भाइयों में से दूसरे नंबर के भाई रमेश बाबू तो अपनी भरी जवानी में चल बसे थे। बाकी 2 भाई कानपुर में अपने अपने घरों में रहते हैं और वे स्वस्थ हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ।
चूँकि बड़े भाई और मेरी उम्र में लगभग 19 साल का फ़र्क है और वह मेरे लिए पिता समान हैं और पिता तुल्य स्नेह भी वो मुझसे रखते हैं। उनके स्नेह के कारण अपनी लाख व्यस्तताओं के बीच उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ। भाई भी अपनी हर छोटी बड़ी बातें दूरभाष पर, टेलीफोन पर मुझसे शेयर करते हैं। वही मुझे अपने बच्चों की कड़ाई के बारे में बताते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं बच्चों से बात करूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं। कहते हैं जब वे ये सब मेरी भलाई के लिए करते हैं तो उनसे क्या कहना। वो कहते हैं कि मैं भी स्वस्थ रहना चाहता हूँ। मैं अस्पताल में भर्ती होकर अपनी छीछा-लेदर नहीं कराना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा तो उन्हें वेंटिलेटर से डर लगता है। सब प्रकार की आज़ादी छिन जाती है। ये मैंने भी देखा है, बहुत लोगों को वेंटिलेटर पर दम तोड़ते हुए, अस्पताल में असहाय मरते हुए। भाभी जी ने भी वेंटिलेटर पर दम तोड़ा था। वे अपनी आखिरी इच्छा भी किसी से नहीं कह पाई थी, न तो वो अपना दर्द किसी से को कह पाई थी। भाई साहब के अनुसार भाभी जी ने उनको वेंटिलेटर से इशारा करके घर वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की। व्यवस्था में भाभी जी ने अपनी इच्छा मन ही मन रखे घुट कर दम तोड़ दिया था। शायद बीनू भैया को यही सीन हमेशा ध्यान आता था। बीनू भैया के घर में उन्हें छोड़कर उनके 2 बेटे राजेश और गणेश थे और उनकी दोनों बहुएं क्रमशः सीमा और कुहू हैं। बड़े बेटे की 5 वर्षीय बेटी इशिता उस घर की 6 नंबर की सदस्य है। छोटे बेटे का विवाह अभी 3 वर्ष पूर्व हुआ है। उसकी कोई भी संतान नहीं है। घर के 4 लोग तो दिन में ऑफिस चले जाते हैं और उनके ऑफिस जाने के बाद काफ़ी देर के बाद इशिता स्कूल से वापस लौटती है। इशिता आने के बाद बीनू भैया पूरे एकांतवास में रहते हैं। इस एकांत काल में वे कभी कभी उनके मन में ऋणात्मक भावनाएं भी हावी हो जाती हैं। एकांत में वे अपने जीने मरने की वजह खोजने लगते हैं। कभी कभी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। लेकिन मरना अपनी इच्छा पर तो नहीं है कि आदमी अब जब चाहे वो मर जाए, ऐसा तो है नहीं। तो वो लेकिन उनकी निगेटिव फीलिंग्स होने लगती हैं एकांतवास में, जब एक अकेले रहते हैं। लेकिन जब इशिता आ जाती है तब उनको निगेटिविटी से वो तब उसके साथ खेलने में उनकी निगेटिविटी कहाँ गायब हो जाती है उनको पता नहीं। बीनू भैया का इशिता के लिए मोह उनके मरने के लिए निगेटिव ख्वाहिशों से दूर रखता है। मनुष्य की मरना न चाहने वाली इस चाहत को अस्पतालों ने खूब पहचाना है और मुद्रा अर्जित करने का जरिया बना लिया है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि आगे की कहानी इसी पर आधारित है। एक दिन इशिता मतलब वो बेबी इशिता, एक दिन बेबी इशिता स्कूल से आकर अपने कमरे में गुड़िया खेल रही थी। उसके दादाजी यानी बीनू भैया उसके कमरे में पहुँचे।
उन्हें देखकर इशिता बहुत खुश हुई। मम्मी पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, एक दादाजी जी तो घर में रहते हैं, वही उसके दोस्त भी हैं। दादाजी ने जी उसे चॉकलेट ला करके देते हैं। तब इशिता भी सबसे छुपा कर चॉकलेट दादाजी से शेयर करती है, दादाजी से साझा करती है, शेयर करती है। दादाजी को अपने कमरे में आया देखकर वो वो खुश होकर के बोली, दादू आओ, हम लोग स्कूल खेलते हैं। दादाजी ने कहा, अच्छा स्कूल खेले, तुम्हें स्कूल से क्या खेलना करना है? तो कल चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, चलो स्कूल खेलते हैं। दादाजी को छोटी बेबी की बात माननी पड़ी। इशिता ऊंची सीट पर बैठ गई और दादाजी खाट पर बैठ गए। इशिता ने कहा, अब आप बच्चे बन जाओ, मैं टीचर बनूंगी। दादाजी उसकी बात को मान गए और स्कूल का खेल शुरू हो गया। टीचर जी बोली, मोबाइल फ़ोन हटाइए, कॉपी निकाल कर लिखिए। टीचर जी ने आगे कहा, साफ साफ लिखिए, लाइन में लिखिए, पूरा पेज भरना है, तब पूरे नंबर मिलेंगे। दादू मुस्कुरा रहे थे और टीचर जी का दिया हुआ काम करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉपी टीचर जी को दी। टीचर इशिता जो थी वो खुश हो गई और उन्होंने तुरंत कॉपी पर सही, ऐसे वाला सही लगाया और स्टार का निशान बना करके 100 में 100 नंबर दिया दादाजी को। ये देखकर दादाजी खुश हो गए और मोबाइल से कहीं बात करने लग गए। ये देखकर टीचर जी ने कॉपी दादाजी के हाथ से छीन ली। उसने पहले के दिए नंबर, स्टार और वो सही सब काट करके एक बड़ा 0 दे दिया। इसके बाद इशिता टीचर जी ने दादाजी से कहा, आपने कहना नहीं माना है, आप सीट पर खड़े हो जाइए। दादाजी को इशिता के इस खेल में मजा आ रहा था। उन्होंने अपनी सीट यानी इशिता के बिस्तर के कमरे के बिस्तर पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा कर वो फर्श पर नीचे गिर पड़े। दादाजी के पैर में चोट लगी थी, वे उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका पैर टूट गया है। इशिता पहले तो दादाजी को गिरते देख कर के हंसी, परंतु दादाजी को चोट ज़्यादा लगी थी और वो उनको उठ नहीं पाया देख करके वो रोने लगी। उसने अपने पापा को फ़ोन करके बुला लिया। इशिता के पापा, चाचा जी, मम्मी जल्दी से ऑफिस से आ गए। बीनू भैया को उन दोनों बच्चों के पास दोनों बच्चों ने पास के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी प्राथमिक चिकित्सा हुई, एक्सरे और सारी जांचें हुई। बीनू भैया को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उन्हें ड्रिप चढ़ाना चालू हो गया। वो गिरे थे, गिर करके अस्पताल में आए। उतने में ही वहाँ पर सब डॉक्टरों ने क्या किया, उनका एक्सरे लिया, प्राथमिक उपचार किया और सारी जांचें की और उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद उनको ड्रिप चढ़नी चालू हो गई। शाम को बड़े डॉक्टर आए। शाम को बड़े डॉक्टर ने का एक संदेश बीनू भैया के बड़े बेटे के पास आया कि वे आकर उनसे चैम्बर में मिल लें। राजेश जब डॉक्टर से मिलने उनके चैम्बर में पहुंचा
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रिपोर्टों के अनुसार आपके पिताजी की किडनी खराब हो गई है, कुछ टेस्ट बाहर से कराने पड़ेंगे, तभी तय हो पाएगा कि आगे क्या करना है। राजेश बोला, आप जैसा चाहिए वैसा कीजिए। इस पर डॉक्टर बोले कि टेस्ट 2000 रुपये के हैं, रुपए आप दे दीजिए। राजेश बोला, मेरे पिताजी का कैशलेस स्कीम के अंतर्गत आपके अस्पताल में एडमिशन हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा देगी। डॉक्टर बोले, ये टेस्ट तो हम बाहर से कराते हैं, इसकी कोई रसीद भी नहीं मिलेगी। राजेश ने 2000 रुपये डॉक्टर साहब को दे दिए। बीनू भैया के छोटे बेटे गणेश की ड्यूटी रात में अस्पताल में रुकने की थी। बीनू भैया का रिटायरमेंट के समय अपने पद पे के अनुरूप बीमा कवर था। उसी के अनुसार उसे प्राइवेट वार्ड का रूम मिला था। अस्पताल में भर्ती का पहला दिन था। रात में ही बीनू भैया को आईसीयू वार्ड में ले जाया गया। बीनू भैया कहते रहे कि उन्हें सिर्फ पैरों में दर्द है, थोड़ा सा सर में भी कभी कभी धप होता है। बीनू भैया को ढेर सारी मशीन लगा दी गई। वे मशीनें कंप्यूटर पर बीपी, दिल की धड़कन, पल्स रेट इत्यादि दिखा रही थी। जो भी डॉक्टर बीनू भैया को देखने आता तो वो उससे कहता है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें क्यों रोका रखा हुआ है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। 5 बजे सुबह ही मेल नर्स, सफाई कर्मचारी, रक्त की जांच के लिए नमूना ले जाने वाले लोगों की लाइन लग गई। बीनू भैया ने का सब खाना पीना बंद हो गया। 6 बजे से जब बड़े डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बताया कि आज आपकी एंजियोग्राफी होगी। डॉक्टर साहब ने राजेश को बताया कि कुछ पेपर साइन कराए, और कुछ पेपर साइन कराए। तब राजेश ने डॉक्टर से पूछा कि खराब गुर्दे में एंजियोग्राफी कराने का क्या मतलब है। डॉक्टर साहब बोले, अभी तो हार्ट के ब्लॉकेज को चेक करके उसे दूर करने की प्राथमिकता है, किडनी के लिए बाद में देखेंगे। एंजियोग्राफी दोपहर 2 बजे हुई। बाद में 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद बीनू भैया घर वापस आ गए थे। उनके पैर में जो मोच आई थी वो अपने आप बिना उपचार के ठीक हो गई थी। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में भी हृदय में कोई विशेष ब्लॉकेज नहीं निकला। गुर्दे की रिपोर्ट भी सामान्य थी। हाँ, इतनी बात भाई साहब के मन में अवश्य हुई कि उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया। भला हो कैशलेस बीमा योजना का, वरना बीनू भैया के परिवार वालों को सामान्य मोच के इलाज के लिए अस्पताल के लगभग 50,000 रुपये का बिल चुकाना पड़ता। इस घटना को हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। भाई साहब अपने कड़े आत्मानुशासन की वजह से आज भी स्वस्थ हैं। वे अब जब मजाक में भी इशिता को स्कूल का खेल खेलने को कहते हैं तब वो रोने लगती है और वही सबसे अधिक अपने दादाजी का ध्यान रखती है। नमस्कार जी।